वो बयानिया वोट को इज्जत दो, प्रैक्टिकली तो इस वक्त खान साहब के हाथ में है। तो मेरा ख्याल है इनको भी मान लेना चाहिए। जब आप एक तरफ कहते हैं कि जी हमने ए पॉलिटिकल होना है, तो जब कोई शख्स आपको ए पॉलिटिकल होने का कहता है और ये कहता है कि भाई जब आप नहीं थे तो उसकी वजह से हमने नुकसान उठाया, तो इसको गाली नहीं समझना चाहिए। इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा जो तसव्वुफ का सिलसिला है वो सिलसिला जुनैदिया, जो बाद में कन्वर्ट हो गया था सिलसिला कादरिया में, क्योंकि शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल-मुतवफ़ा 561 हिजरी वो सिलसिला जुनैदिया में एक डोमिनेंट बुजुर्ग की हैसियत से बाद में आए, तो उन्होंने अपने नाम के साथ उनका नाम अब्दुल कादिर था, तो एक कादरी सिलसिला। तो ये इंटरनेशनल सिलसिला, ये आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड मिलेगा। आप सूडान में चले जाएं, आप अफ्रीकन दूसरे मुल्कों में चले जाएं, इंडोनेशिया, मलेशिया, सब कॉन्टिनेंट में आपको हर जगह कादरी सिलसिले के लोग तसव्वुफ में मिलेंगे। अब सिलसिला उनका कादरी है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब गुनियत तालिबीन में नमाज का वही तरीका लिखा है जो बुखारी मुस्लिम में, रफ़ीदैन के साथ रुकू में जाते वक्त, रुकू से उठते वक्त। जबकि यहाँ पे जितने कादरी हैं, चाहे वो डॉक्टर तारुल कादरी हो, चाहे वो बापा जानी इलियास कादरी हो, ये तो रफ़ीदैन से चिढ़ते हैं। तारुल कादरी साहब तो फिर भी थोड़े मॉडरेट है। बाकी जो इनके स्टॉन्च किस्म के जितने कादरी हैं वो सारे के सारे कहते हैं ये तो मक्खियां मारना है, ये तो बगलों में बुत रख के आते थे तो रफ़ीदैन होता था। तो हम इनसे सिर्फ ये पूछते हैं कि आप फना फी शेख क्यों नहीं अभी तक हुए? आप अब्दुल कादिर जिलानी में फना नहीं हुए अभी तक कि उनकी नमाज का तरीके ही आप अडॉप्ट नहीं कर सके, और उल्टा आप उस नमाज के तरीके को गलत समझते हैं। तो जिस शेख की नमाज ही गलत है उस शेख से आपने और क्या लेना। लेकिन हकीकतन यह है कि इनके शेख की नमाज दुरुस्त है, इनकी नमाज जो है सुन्नत से साबित नहीं है। 11वीं शरीफ अब्दुल कादिर जिलानी की तरफ इन्होंने मंसूब की हुई है, लेकिन 11वीं के ऊपर सिर्फ लंगर पका के खाते हैं। उनकी किताब से नमाज का तरीका नहीं पब्लिक को बता सकते। कुछ भी हालात हो जाए, इस चीज़ से तो हम डिनाई बहरहाल नहीं कर सकते कि जो दलील आप दे रहे हैं उसके अंदर वज़न होता है। मैंने कई वीडियोस आपकी देखी। रिसर्च आप खुद करते हैं या आपने कोई रिसर्चर रखा? देखिए, रिसर्चर तो नहीं रखा। रिसर्चर कोई होता तो कोई एक आध इंजीनियर और भी प्रोड्यूस हो जाता। ये दुनिया में इतनी हलचल मची हुई है तो किस वजह से मची? देखिए, अल्लाह ताला ने मुझे गैर मामूली सलाहियत दी है इंजीनियर होने की वजह से कंपैरेटिव स्टडी करने की। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में भी मैं नोट्स खुद बनाया करता था, आज तक मेरे नोट्स चलते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। तो ये कॉम्पिटेंसी मैंने यूनिवर्सिटी से हासिल की। उसके बाद दीन को तो मैं पैरेलल में स्टडी कर रहा था। मुझे अल्लाह ताला ने इतना हौसला दिया कि मैं तमाम मकातब फ़िक्र की बुक्स को, उनके उलमा की तहकीकात को स्टडी करता हूँ, फिर उनके जो बड़े उलमा हैं उनकी वीडियोस को देखता हूँ, फिर एक दूसरे के खिलाफ जो ये लिखते हैं वो भी पढ़ता हूँ, और आखिर में मैं कुरान और सुन्नत से दलाइल को वेरीफाई करता हूँ कि किसकी कौन सी बात कुरान और सुन्नत के मुताबिक है और कौन सी नहीं है। अब ये काम बाकी मकातब फ़िक्र के लोग नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि एक बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट का जो मदरसा है उसमें सिर्फ बरेलवियत से रिलेटेड चीजें पढ़ाई जाती हैं। उन्हें देवबंद और अहले हदीस और अहले तशय्यो से मुताल्लिक सिर्फ नेगेटिव बातें बताई जाती। लड़ाई हो जाएगी नहीं तो। हाँ, लड़ाई हो जाएगी, वो चाहते ही। हाँ, अच्छा, इसी तरीके से देवबंद और अहले हदीस जो है उनको मुखालफीन की कमजोरियां बताई जाती हैं, अपनी कमजोरियां नहीं बताई जाती। मैं चूंकि सबको सुनता हूं, एक दूसरे के खिलाफ भी तकरीरें सुनता हूं, फिर उनका अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू सुनता हूं। देखिए, जब तक आप एक अहले हदीस से नहीं पूछते जाके कि तुम इमामों के गुस्ताख हो या नहीं, तो वो आपको बताएगा भी मैं इमामों का गुस्ताख नहीं हूं। मैं कहता हूं कि हदीस के मुकाबले में इमाम का कौल नहीं लिया जाएगा, तो बात तो ठीक कर रहे हैं। लेकिन बरेलवी देवबंदी कहते हैं इमामों के गुस्ताख हैं, ये उनको गाली दे रहे हैं। इसी तरीके से बरेलवी और देवबंदी अगर हयातुन नबी का कोई अकीदा रखे हुए तो अहले हदीस का काम है उनसे जाके पूछे कि भाई आप इससे मुराद क्या दुनिया वाली हयात ले रहे हैं या आखिरत की ले रहे हैं? क्या आप नबी इस्लाम के बारे में एक अकीदा रखते हैं कि वो दुनिया से गए ही नहीं है? जब तक उसे क्लैरिफाई नहीं करेंगे, सिर्फ चंद एक छोटे दर्जे के उलमा की बातें उठा के एक दूसरे के ऊपर चढ़ दौड़ना, मैं ऐसा नहीं करता। पूरी वर्किंग करता हूं कंपैरेटिव स्टडी के बाद। जहां मुझे कोई एम्बिग्युइटी आती है मैं बड़े उलमा से राब्ता करके इन चीजों को कंक्लूड करता हूं। तो मैंने तो ऑलमोस्ट अपनी जिंदगी के आप समझ लें 25-30 साल इसी काम में लगाए। तो ऑलमोस्ट 15-20 साल लगाने के बाद मैं इस हॉट सीट पे आके बैठा हूं। अल्लाह का शुक्र है, हमारे दलाइल पब्लिक के सामने है। कोई चैलेंज करे कि ये नहीं लिखा हुआ, आपने साबित हो। आपने न सिर्फ मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के लोगों को अपना दलाइल की वजह से मुखालिफ बना लिया, बल्कि सियासतदानों को भी बना लिया। और हाल ही में कुछ मैंने आपकी वीडियोस देखी जिसमें आप नेक और ईमानदार सियासतदानों में से किसी एक की तारीफ कर रहे थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। उसके बाद आपको शदीद हजीमत का भी सामना करना पड़ा स्टेट लेवल के ऊपर, हुकूमती सतह के ऊपर।
तो क्यों नहीं बोलने दिया जाता जब आप किसी को देखते हैं कि वो ईमानदार है और उसकी बात करनी चाहिए? मेरा ख्याल है डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को फॉलो करना ज़रूरी है, क्योंकि जब हमने अपने मुल्क का नाम I'm talking about खान साहब। जी मैं समझ गया हूँ जी, खान साहब की भी मैंने तारीफ़ की थी और सिराजुल हक साहब की भी की थी। जी। तो मैं जिसकी भी पॉजिटिव चीज़ देखता हूँ, मैंने शायद खाकान अब्बासी की भी तारीफ़ की है। मैं उस वक्त तारीफ़ करता था खाकान अब्बासी साहब की जब पीटीआई वालों को बुरे लगते थे। अब तो उनकी बातें पीटीआई वालों को भी अच्छी लगनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि मुझे पता था कि ये बंदा दिल से बोलता है। इसी तरीके से नवाज जो वो मुस्तफ़ा नवाज खोकर मैं उनका फ़ैन हूँ कि दलेर आदमी है और जिस बात को सही समझता है बड़े दलील के साथ वो बंदा रखता है। मेरा ख्याल है जब तक हमारे अंदर ये हौसला नहीं है ना कि हम अपने मुखालफिन की बात को सुनकर दलाइल के साथ अपनी इस्लाह नहीं करते, हमने एक कदम भी इस मुल्क को आगे नहीं लेके जाना। जिन कौमों की तरक्की की मिसालें हम देते हैं ना, वहां तो कितनी कितनी डिबेट्स होती थी। अगर आप फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो मामलात हुए हैं, जो लेफ्ट के लोग थे, जो राइट के लोग थे, जिस तरह आपस में डिस्कशन करते थे, वो तो ये आपकी मछली मंडी तो उसके मुकाबले में शाही कोई नहीं है। और लड़ भिड़ के उन्होंने आज देखे दुनिया को रहने के काबिल बना दिया। अल्लाह का शुक्र है, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ऑलमोस्ट दुनिया में सुकून आ गया। तो ये इंसानियत ने लर्न किया ना चीज़ें कि इख्तलाफ राय, आप एक दूसरे का बर्दाश्त करें, एक दूसरे को मौका दें और इस तरीके से आगे बढ़े। जब आप एक तरफ कहते हैं कि जी हमने ए पॉलिटिकल होना है, तो जब कोई शख्स आपको ए पॉलिटिकल होने का कहता है और ये कहता है कि भाई जब आप नहीं थे तो उसकी वजह से हमने नुकसान उठाया, तो इसको गाली नहीं समझना चाहिए। जब हमारे एक्स आर्मी चीफ ने आखिरी तकरीर में कहा कि पाकिस्तान की फौज को गालियां इसलिए पड़ती हैं कि हम पॉलिटिक्स में लुच फ्राई करते रहे अपना, अगरचे हम सबसे ज्यादा कुर्बानियां दे रहे हैं, तो ये तो आपके इदारे ने खुद मान लिया। लिहाजा यही बात जब हम करते हैं तो इसका किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए, ये तो आपकी पॉलिसी है। हाँ, उस जमाने में अगर बात होती जब आपकी स्टेट पॉलिसी डिफरेंट थी तो फिर आप शायद बुरा मानते। तो मैं अभी भी यही कहता हूं कि जिन लोगों ने उस जमाने में, जिस तरह जावेद अहमद गामदी साहब थे, उन्होंने उस जमाने में ये आवाज बुलंद की थी कि आप लोग सियासत से अपने आप को अलग करें। इसी तरीके से सहाफियों में नजम सेठी साहब और हामिद मीर साहब और इस तरह बाकी जो बड़े सहाफी हैं जो उस वक्त ये बातें करते थे और गद्दार वतन का फतवा लगता था, तो मेरे ख्याल है इन सारे लोगों से माफिया मांगनी चाहिए। वेरी राइट, मैं सही कहते थे। अच्छा, अब इससे पहले कि मैं बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ जाऊं, क्योंकि वो फिकही मसले हैं और लोगों ने मुझसे बराह रास्त रब्ता करके वो कहा है कि उनके जवाबात लेने हैं, मैं 3-4 सियासतदानों का नाम ले देता हूं, मुझे बताइए कि इनमें से बेहतर आपको कौन लगते हैं। था तो नहीं है, लेकिन क्योंकि डिस्कशन इधर आ गई तो मैं वो एक सवाल है आपको, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहिबा, बिलावल भुट्टो साहब, आसिफ जरदारी साहब, इमरान खान साहब और मौलाना फजल रहमान साहब, इन सब में से बेहतर कौन लगता है? सिराजुल हक साहब को आपने निकाल दिया है। वो तो है ही है, वो तो सुपर पॉलिटिशियन। देखिए, खान साहब के मामले में जो एक गुलूफ वाला थोड़ा सा एलिमेंट हुआ, उसको अगर निकाल दिया जाए, जो उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से एक रेड लाइन को क्रॉस किया, 9 मई वाला मामला, जी 9 मई वाला वाक़या, उसको अगर निकाल दिया जाए तो मेरा ख्याल है इस वक्त सारी जमातों को ये मान लेना चाहिए कि जो आपका एक रोना धोना था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि फौज को ए पॉलिटिकल होना चाहिए, तो वो बयानिया वोट को इज्जत हो, प्रैक्टिकली तो इस वक्त खान साहब के हाथ में, तो मेरा ख्याल है इनको भी मान लेना चाहिए। तो मैं बस इतनी बात कर सकता हूं।